हमें विरासत में जो प्रदेश मिला था वह सबके सामने है। आज से 4 साढ़े 4 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के बारे में देश और दुनिया के अंदर क्या धारणाएं थी, मुझे लगता है कि आप सभी मित्रों से ये सब छुपा हुआ नहीं है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणाएं बदली होंगी। अगर कोई व्यक्ति पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है तो उत्तर प्रदेश के बारे में वो अच्छी धारणा बनाता है। उत्तर प्रदेश ने इस दौरान बहुत कुछ अर्जित भी किया है। याद करिए 2016 में उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 16वें स्थान पे था, आज वो नंबर 2 पर है। उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी देश की छठी इकोनॉमी के रूप में मानी जाती थी। हम लोगों के पास भी जब दुनिया से कोई आता था तो हम लोगों को कहना पड़ता था कि हम देश में आबादी की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य हैं, लेकिन इकोनॉमी हमारी 6वीं अर्थव्यवस्था है। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज उत्तर प्रदेश देश की दूसरी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ा है। और जो रोड मैप हम लोगों ने तैयार किया है अपना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक विजन हम लोगों को दिया, उस देश से हम लोगों ने जो अपना रोड मैप तैयार किया है, मैं मानता हूं कि अगले 5 वर्ष में उत्तर प्रदेश देश की नंबर 1 की इकोनॉमी के रूप में आगे बढ़ेगा। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने पहले 3 वर्ष में कार्य में हमें कोई समस्या नहीं आई। मार्च 2017 से मार्च 2020 तक हमारे कार्य बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़े। लेकिन मार्च 2020 के बाद कोरोना एक ब्रेकर बना, और कोरोना के इस ब्रेकर ने केवल उत्तर प्रदेश को नहीं, पूरे देश और पूरी दुनिया को प्रभावित किया। उत्तर प्रदेश की चैलेंज सबसे ज्यादा थी। याद करिए, उत्तर जैसे ही लॉकडाउन 25 मार्च से प्रारंभ हुआ, तो 25 मार्च से प्रारंभ होने के साथ ही, लॉकडाउन प्रारंभ होने के साथ ही हमारी चुनौतियां भी बढ़ती गई। पहले दिल्ली से, फिर महाराष्ट्र से, फिर देश के अलग अलग राज्यों से जो पलायन शुरू हुआ, 40 लाख माइग्रेंट लेबर तो केवल उत्तर प्रदेश में आई थी। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों की ओर जाने वाले लोग थे। बिहार है, वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, या फिर उत्तर प्रदेश से होकर के राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड की तरफ जाने वाले लोगों को भी केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश बना था। और एक भी प्रवासी कामगार और श्रमिक ये नहीं कह सकता है कि उनके साथ कोई भेदभाव हुआ हो। उत्तर प्रदेश ने सम्मान के साथ न केवल उन सब को रखा, बल्कि अगर किसी राज्य ने थोड़ी भी वो दिखाई कि हम लोग अपने यहां नहीं लेंगे इस समय, हमने 21 दिन का क्वारंटीन उनको अपने यहाँ क्वारंटीन सेंटर में करवा करके उनकी लॉजिंग, फूडिंग की, उनके स्वास्थ्य की सभी सुविधाएं यहां पर दी। लगभग 1 करोड़ माइग्रेंट लेबर ऐसा था जो उत्तर प्रदेश में या तो आया या उत्तर प्रदेश से होते हुए गया, और हमें उनको क्वारंटीन करना पड़ा। लेकिन कहीं भी कोई शिकायत की गुंजाइश उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं मिली। उत्तर प्रदेश के अंदर जब कोरोना का पहला केस आया था मार्च 2020 में, तो उस समय हमारे पास टेस्ट की कोई सुविधा नहीं थी, टेस्टिंग फैसिलिटी हमारे पास नहीं थी। हम लोगों ने 0 टेस्ट से अपना प्रारंभ किया था। आज हम 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता रखते हैं। भारत सरकार ने हमें सपोर्ट किया, हमें जनता ने समर्थन दिया, विभिन्न लोगों ने, संस्थाओं ने, CSR से भी हमें सपोर्ट किया। आज हमारे पास पर्याप्त लेबोरेटरी हैं और हम लोगों ने 4 लाख टेस्ट पर डे करने की क्षमता उत्तर प्रदेश आज अर्जित कर चुका है। और सर्वाधिक टेस्ट वर्तमान में उत्तर प्रदेश कर रहा है। हमारे 6 करोड़ टेस्ट होने जा रहे हैं कुछ ही दिनों में। ये उत्तर प्रदेश ने जो इस दौरान कार्य किए, और कोविड प्रबंधन में भी सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद प्रबंधन की दृष्टि से अगर देखा जाए, चाहे वह प्रवासी कामगार और श्रमिकों का रहा हो, या फिर कोरोना से पॉजिटिविटी रेट और मृत्यु दर, दोनों को अगर देखें तो उत्तर प्रदेश का जो रिजल्ट है वह किसी भी बड़े राज्य या दुनिया के किसी भी देश से बेहतर रिजल्ट है। योगी जी, महामारी से लड़ना होगा, उसके लिए जितनी जानकारी, जितने आंकड़े पुख्ता होंगे, वो उतनी ही अच्छी लड़ाई हो सकती है, ये सारे एपिडेमियोलॉजिस्ट कहेंगे। एक
आंकड़ा जो भी सबसे ज्यादा विवादों में आया है वो मृत्यु के, आपने एग्जाम्पल दिया वो गंगा के किनारे या वो सब, ये तस्वीरें दुनिया भर में चली गई हैं। लेकिन एक बात पे शायद सभी सहमत होंगे कि जितनी हॉस्पिटल में दर्ज हुई हैं उससे ज्यादा मौतें हुई होंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हॉस्पिटल नहीं आ पाए होंगे, हॉस्पिटल के बाहर हो गया होगा या गांव में हो गया होगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जो ऑफिशियल फिगर्स हैं वो थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट होगा, और एज ए प्रशासक क्या आप एक डेथ ऑडिट करने का सोचेंगे ताकि जितना ही अच्छा आंकड़ा मिलेगा उतना ही अच्छा प्रबंधन भविष्य के लिए हो सकेगा? नहीं, मुझे एक बात बताइए, मैं आपको बड़ी विनम्रता के साथ आपसे जानना चाहता हूं कि क्या नॉन कोविड से मौतें नहीं होती थी? और क्या नॉन कोविड की मौतें बंद हो गई? देखिए, कोविड के दौरान सबका फोकस कोविड के संक्रमण को रोकने और कोविड उपचार को लेकर फोकस था। हम लोगों को भी इस चीज का एहसास हो रहा था, इसलिए हमने हर जनपद में इस बात की व्यवस्था की कि नॉन कोविड पेशेंट के लिए भी कुछ हॉस्पिटल अलग से आरक्षित किए जाने चाहिए, वहां पे हमें वो करना चाहिए। हमने टेली कंसल्टेशन इसीलिए शुरू किया। लेकिन अंडर एस्टिमेट की बात मुझे लगता है गलत है। दोनों चीजें, एक कोविड के हमारे पास वो केसेज हैं जिन लोगों के कोविड टेस्ट करवाए गए, कोविड टेस्ट कराने के बाद वह पॉजिटिव हुआ, चाहे वह घर होम आइसोलेशन में है या हॉस्पिटल में है, अगर उसकी दुखद मौत हुई है हमारे पोर्टल का पार्ट बना। लेकिन अगर कोई नॉन कोविड है और घर में उसकी मौत हुई है, हमारे पोर्टल का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो नॉन कोविड है, हमने उसका कोई टेस्ट नहीं किया है, या टेस्ट किया, टेस्ट नेगेटिव आया, हमारी उसका पार्ट नहीं है। या हो सकता है कि कोविड की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद किसी कोविड यानी पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन के कारण किसी की डेथ हुई है, वो उसका पार्ट नहीं होगा, क्योंकि पोर्टल उसको पहले ही अपने यहां से आउट कर चुका है, क्योंकि वहां नेगेटिव आने के बाद वह घर जा चुका है। उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी अन्य चीजें नहीं हो सकती, क्योंकि हम लोगों ने हर दिन इस बात को कहा, हर हॉस्पिटल को इस बारे में, और जहां थोड़ी भी लापरवाही होती थी इस टेस्टिंग की रिपोर्ट में, या फिर भाई हम लोग हर एक को कहते थे कि कितने पॉजिटिव हो रहे हैं आपको उसी दिन अपलोड करना पड़ेगा, कितनी डेथ हो रही है आपको उस दिन अपलोड करना पड़ेगा, डाटा हर दिन अपलोड करिए। अगर संक्रमण के कारण कोई आपका जो है कर्मचारी इसके कारण संक्रमण की चपेट में आता, तो आप उसके साथ एक व्यवस्था रखिए कि हम कहीं भी अपने डाटा को अपलोड करने में चूके ना। और इसमें जवाबदेही भी तय की हमने तो बहुत सारे जनपदों में, जहां पर अगर किसी ने लापरवाही की तो उनके वहां स्पष्टीकरण मांगे गए, कार्रवाई भी हुई। लेकिन ये कह देना कि ये इस रूप में है, ये गलत है। अब जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर हमने सितंबर में फर्स्ट वेव को नियंत्रित कर दिया था। उसके बाद मैंने आपको बताया ना कि अक्टूबर नवंबर में हमारे दो बड़े कार्यक्रम हुए थे, अयोध्या का दीपोत्सव का कार्यक्रम, और उसके बाद पूरे प्रदेश के अंदर दीपावली का कार्यक्रम हुआ था। उससे पहले अगस्त में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास का और शुभारंभ प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रारंभ भी हुआ। और उसके बाद हम लोगों ने देव दीपावली का कार्यक्रम वाराणसी में किया था, भव्य आयोजन हुआ था, लगभग 10 लाख लोग पूरे आयोजन के साथ जुड़े थे वहां पर। हम लोग सितंबर के अंत तक कोरोना को की फर्स्ट वेव को नियंत्रित कर चुके थे। और मैंने आपको बताया फरवरी में हमारे यहां कुल 85 केस रह गए थे, 85 केस रह गए थे। अब मैं आपको बताऊं, जनवरी 21 में हम लोगों ने जो डेथ सर्टिफिकेट जारी किए हैं वह 1,03,000 डेथ सर्टिफिकेट जारी हुए हैं जनवरी 21 में। फरवरी 21 में 99,100 डेथ सर्टिफिकेट जारी हुए हैं। मार्च में 70,797 डेथ सर्टिफिकेट जारी हुए हैं। अब इसको क्या कहेंगे? अब इसको कोविड से डेथ मानेंगे? जब कोविड नहीं था, हमारे 1.5 से 2 लाख टेस्ट पर डे हो रहे हैं, वह उसका पार्ट नहीं था। मौत के कारण कई हो सकते हैं, एक्सीडेंट से हो सकता है, हार्ट अटैक से हो सकता है, कैंसर से हो सकता है, किडनी फेलियर से हो सकता है,
अन्य किसी भी उसके कारण हो सकता है, आप उसके साथ उसको जोड़ करके नहीं देख सकते। इसलिए देखिए, दूसरा ये देखिए, मौत में जो आपको बता रहा था, मौत के आंकड़े ये छुपाना अपने आप में पाप है, लेकिन सवाल यह है कि महामारी से जूझ रहे एक व्यवस्था के साथ हमारा दायित्व क्या बनता है। हम लोगों के मनोबल को बढ़ाएं या लोगों के मन में भय पैदा करें। दृश्य कौन अच्छे हो सकते हैं? जो व्यक्ति रिकवर होकर के घर जा रहा है, अगर वो दृश्य हम लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे तो लोगों का एक मनोबल उस बीमारी से लड़ने के लिए हो रहा था। मैं देख रहा था इसको, बहुत सारी चीजों को, कि बहुत सारे लोग अच्छे खासे स्वस्थ थे, लेकिन स्थिति को इतना पैनिक बनाया गया कि कोरोना होने के बाद हम उसको ढांढस बंधवाते रहते थे। टेलीफोन कह रहे भाई आप ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। वो कहते नहीं साहब, अब मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। मैं आश्चर्य करता था, इतना भय का वातावरण पैदा किया गया। हम लोग शमशान घाट का चित्र दिखा रहे थे और फिर क्या बोल रहे थे कि देखिए साहब, हॉस्पिटल में तो डाटा ये दिए जा रहे हैं, घाट में इतनी मौतें हो रही। मैं बदला हूं, जो व्यक्ति अपने घर में अपनी आयु पूरा करके मर रहा है, किसी अन्य बीमारी से मर रहा है, आखिर अंतिम संस्कार तो उसका भी होना है, उसको हम उससे नकार नहीं सकते। लेकिन उसके नाम पर भ्रामक प्रचार करके लोगों में भय और दहशत का माहौल पैदा करने का प्रयास किया गया कि कोविड के कारण सभी मौतें हो रही हैं। भय और दहशत का जो वातावरण हुआ, इसने स्थिति को बहुत पैनिक किया। योगी जी, मैं आपको अभी एक आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट एक रैपिड फायर विथ यू, जो कि मैं एक छोटा सवाल पूछूंगा और आपको जल्दी से जवाब देना है। आप मास्क पहन रहे हैं, पर मैं चाहूंगा कि आप मुस्कुरा के जवाब दीजिए। शायद इसमें थोड़ा तो मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि आप मास्क के पीछे आपके एक मुस्कुरा, लवली, गुड टू सी अ नाइस स्माइल। तो योगी जी, answers have to be short, very very short and fast. Okay, immediately what comes to mind. उत्तर प्रदेश के बारे में सबसे पसंदीदा बात, आपका सबसे पसंदीदा बात? देखिए, उत्तर प्रदेश देश का हृदय स्थल है, ठीक है, और उत्तर प्रदेश की स्पंदन पूरे देश के स्पंदन है। इसलिए उत्तर प्रदेश के विकास और समृद्धि के साथ भारत का विकास जुड़ा हुआ है, और हम प्रधानमंत्री जी के उसी मिशन के साथ, उसी विजन के साथ काम कर रहे हैं। वह एक उपलब्धि जिस पर सीएम योगी का सबसे ज्यादा गर्व है? देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा और उत्तर प्रदेश की समृद्धि, ये सुरक्षा और समृद्धि एक साथ जुड़ करके हमारा चल रहा है, और हम उसी दिशा में प्रयास कर रहे हैं। एक बदलाव उत्तर प्रदेश में जो इस टर्म में आपसे रह गया? देखिए, हमने हर सेक्टर पे काम किया है, और हर एक कार्य में कुछ ना कुछ करने की गुंजाइश रहती है। मैं अपने आप में यह नहीं कह सकता कि मैं संपूर्ण हूं, मैं एब्सोल्यूट नहीं हो सकता, कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं हो सकता। हर एक कार्य में कुछ ना कुछ गुंजाइश रह जाती है, और जहां भी हमें लगता है उसमें निरंतर सुधार की दिशा में कदम उठाए जाते हैं। योगी जी, विदुर, चाणक्य या अमित शाह भारत के सबसे अच्छे पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट, राजनीतिक रणनीतिकार किसे आप कहेंगे इन तीनों में से? देखिए, तीनों के अपने अपने समय हैं, कालखंड है। हाँ, अगर हम महाभारत का कालखंड देखेंगे तो विदुर उस समय की आवश्यकता थी। अगर हम उसके बाद के कालखंड को देखेंगे, जब भारत एक स्वर्ण युग में जा रहा था, तो चाणक्य उस समय की आवश्यकता थी। और आज इस बदले हुए प्रवेश में भारत को एक नई दिशा देने की बात आई है, तो अमित शाह जी आज के समय में राजनीतिक चाणक्य की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। तो मैं आपको क्योंकि मैं महाभारत और गीता मुझे काफी, मैं आपको विदुर पर ले जाता हूं। अगर विदुर आज होते तो वो राहुल गांधी को क्या एडवाइस, सलाह देते? देखिए, वो उन्हें सलाह देते कि आप आराम से बैठिए, मुझे लगता है ये कांग्रेस के हित में होगा। अच्छा, और अगर विदुर आज होते तो आपके चुनाव के पहले वो आपको क्या सलाह देते? देखिए, विदुर आज होते तो कहते कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और अगला 25 वर्ष भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिलना चाहिए, क्योंकि यह प्रदेश के हित में भी है और देश के हित में भी। अच्छा, चुनाव पर अखिलेश या मायावती
अगले साल आपका सबसे बड़ा विरोध कौन होगा? देखिए, हम किसी को विरोधी नहीं मानते। राजनीति में पक्ष और विपक्ष दोनों लोकतंत्र की धुरी है, और राजनीति में कभी भी हम लोग इस बात को नहीं मानते कि हमारा कोई विरोधी है। मूल्यों, मुद्दों और आदर्शों पर हम लोग राजनीति करते हैं और उन्हीं बातों को लेकर के आगे बढ़ते हैं। यूपी मॉडल या गुजरात मॉडल? देखिए, हमारे लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का मॉडल वह एक भारत श्रेष्ठ भारत का मॉडल है, और उसी विजन के साथ, प्रधानमंत्री मोदी जी के उस विजन के साथ हम लोग कार्य कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। योगी जी, आपका खुद एक पर्सनल रिग्रेट, एक अफसोस जो आप जिंदगी भर आपके मन में रहेगा, एक अफसोस, कोई भी एक अफसोस। देखिए, हम लोग कभी अफसोस नहीं करते हैं। मेरी समस्या यही है कि हम लोग कभी अफसोस नहीं करते हैं। कार्य करने के पहले सोच समझ करके कदम उठाते हैं, इसलिए कोई अफसोस नहीं होता। अफसोस होता तो क्या सन्यासी बनता? बिल्कुल 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 ठीक है। किसी एक घटना से सबक लेकर वह एक चीज क्या होगी जो आप विद द बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट कि आप कुछ अलग करेंगे? कोई भी एक चीज आप कुछ अलग करना चाहते हैं जो? देखिए, मैं राजनीति में केवल इसलिए आया हूं कि लोगों की उन भ्रांत धारणाओं को तोड़ सकूं जो इस देश के धर्मगुरुओं और धर्माचार्यों के बारे में बनाई जाती रही है। हमारी पूजा पद्धति अलग अलग हो सकती है, मत मजहब संप्रदाय अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, और उस राष्ट्र धर्म के लिए सेवा के मिशन को ध्यान में रख करके हमें कार्य करना चाहिए। और मैं उसी भाव के साथ आया हूं और उसी भाव के साथ हम लोग लगे हैं, राजनीति में भी, राजनीति के बाहर भी। उसी मिशन के साथ, उसी ध्येय निष्ठा के साथ कार्य करेंगे।